आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एल्गी क्या है, ग्रीन है, इसीलिए हमने क्या कहा है, एल्गी क्या है, फोटोसिंथेटिक है। इसका मतलब कि एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, और अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पे पाई जा रही है, इसका मतलब है कि एल्गी क्या है, यहाँ पे ऑटोट्रॉफ है। तो हम यहाँ पे बैक्टीरिया की अगर बात करें, हमने कहा बैक्टीरिया हर एक कंडीशन में लिविंग है, वो चाहे बाहर है चाहे किसी लिविंग की बॉडी के अंदर है, वो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, लिविंग होगा, जीवित होगा। वायरस क्या है, अगर किसी जीवित प्राणी, किसी भी जीवित जीव के अगर अंदर है तभी वो जीवित होगा, अगर वो किसी की बॉडी के अंदर नहीं है तो वो क्या होगा, मृत अवस्था में पाया जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई भी प्रोसेस नहीं हो रही है। जो लाइव प्रोसेस आप पढ़ेंगे, आपके पास एक और चैप्टर आएगा लाइव प्रोसेस, तो लाइव प्रोसेस में हमें क्या बताया गया है, कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जो दर्शाती हैं कि किसी जीव में क्या है, जीवन है। जैसे कि कुछ बेसिक सी प्रोसेस होती है, हमने कहा रेस्पिरेशन हो गया है, हमने कहा डाइजेशन हो गया, हमने कहा एक्सक्रीशन हो गया है, हमने कहा है कि ट्रांसपोर्ट हो गया है, चीजों का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो एक जगह से दूसरी जगह है, हमने कहा रिप्रोडक्शन जो हो रहा है, ये सारी प्रोसेस क्या होती हैं, लाइव प्रोसेस होती हैं। ये इंडिकेट करती है कि किसी भी जीव में, किसी भी प्लांट में क्या है, जीवन पाया जा रहा है। ये जो प्रोसेस है ये वायरस में तब तक नहीं पाई जाएंगी जब तक वो किसी की बॉडी के अंदर नहीं होगा। तो यही डिफरेंस है किसमें, वायरस में और बैक्टीरिया में। यहाँ पे वायरस के कुछ एग्जाम्पल आपके पास आते हैं, जैसे HIV का वायरस आ गया है, जैसे इन्फ्लुएंजा का वायरस आ गया है, जैसे बैक्टीरियोफाज है, ई कोलाई वायरस है, ये सारे ही किसके एग्जाम्पल हैं, वायरस के एग्जाम्पल आते हैं। साथ ही हमने क्या बात की, अगर हम कंपेयर करें किसको, हमने वायरस और बैक्टीरिया या अदर माइक्रोब को हम कंपेयर करें, हमने कहा जो अदर माइक्रोब हैं उनमें से कुछ क्या होंगे हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, ऐसा नहीं होगा कि माइक्रोब हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, क्योंकि जब भी हम माइक्रोब का नाम लेते हैं, सूक्ष्म जीवों का नाम लेते हैं, हमारे माइंड में एक ही चीज आती है, वो है डिजीज। हमें क्या याद आता है कि माइक्रोब से डिजीज होती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है, आगे हम जानेंगे बहुत सारे माइक्रोब क्या है हमारी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अगर वायरस की बात की जाए तो वायरस हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल ही होते हैं। तो यहाँ तक की बात हम लोग कर चुके थे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा वो ये है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, यानी कि जो सूक्ष्म जीव है वो कहाँ रहते हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो माइक्रोब है वो कहाँ रहते हैं। तो आप में से किसी को पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते होंगे, GIC थराली। आप में से किसी को पता है कि जो माइक्रोब है वो कहाँ रहते हैं। देखिए जब हमने पढ़ा था, हमने प्रीवियस लेक्चर में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हमने बात की थी, जब हम पढ़ रहे थे बैक्टीरिया के बारे में, जब हम बैक्टीरिया के कैरेक्टर को पढ़ रहे थे तो हमने ये भी पढ़ा था कि बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है। हमने कहा बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, चाहे वाटर हो, चाहे सॉइल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे एयर हो यानी कि जो हमारा क्लाइमेट है वहां पे हो, चाहे क्या हो, नॉर्मल कंडीशन हो चाहे एक्सट्रीम कंडीशन हो, जो बैक्टीरिया है वो हर जगह पाया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो माइक्रोब हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, चाहे हम बैक्टीरिया और वायरस की अगर बात करें तो ये हर जगह पाए जाते हैं। वहीं अगर हम प्रोटोजोन्स की बात करें तो ये मोस्टली पानी वाली जगह पर ही पाए जाते हैं। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। हमने कहा द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल्ड और यूनिसेलुलर एज इन बैक्टीरिया प्रोटोजोआ, और दे मे बी मल्टीसेलुलर एज इन फंजाई एनिमल एक्सेट्रा। क्या कह रहा है कि सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया प्रोटोजोआ की तरह एक कोशिकीय या एक कोशिकीय हो सकते हैं। एक कोशिकीय से क्या मतलब है, कह रहा है कि कुछ ऐसे माइक्रोब भी होंगे जो एक ही कोशिका से बने होंगे, एक कोशिकीय होंगे, सिंगल सेल्ड होंगे, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो क्या होंगे, बहुकोशिकीय होंगे, जैसे कि कवक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सूक्ष्म जीव अगर आ रहे हैं तो हमने कहा कि कुछ क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, कुछ क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा दे कैन सर्वाइव इन वाटर, एयर, ऑल काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट टू इवन द हॉट स्प्रिंग, desert and marshland. Some of them even live inside the body of animals and even humans. क्या आपको बताया जा रहा है कि जो माइक्रोब है वो हर जगह रहते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे माइक्रोब हमें नहीं पाए जाते हैं। हमने कहा ये पानी में रहते हैं, हवा में रहते हैं, और सभी प्रकार के पर्यावरणीय परिस्थिति जैसे अत्यधिक ठंडी जलवायु से लेकर गर्म झरनों, रेगिस्तान और दलदली भूमि तक में जीवित रह सकते हैं। उनमें से कुछ तो जानवरों और यहाँ तक कि इंसानों के शरीर के अंदर भी रहते हैं।
यानी हमें क्या पता चला कि जो सूक्ष्म जीव है वो हर तरफ पाए जाते हैं, ठीक है, चाहे हमारी बॉडी के अंदर हो, चाहे हमारी बॉडी के बाहर हो, चाहे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में हो। तो जीआईसी थराली आपको समझ आया? अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं तो क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर आएगा? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग का प्रणाम बताइए। मैम परवीन गुसाई। अच्छा प्रवीण, तो यस मुझे मैम। ये बताइए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रहते हैं? प्रवीण, क्वेश्चन ये था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? मैम सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया प्रोटोजोआ की। मैम हाँ हवा ठीक है, ये आप, हाँ पानी में अच्छा पर्यावरण ठीक में। है, और कोई? ठीक है, ठीक है प्रवीण। अब प्रवीण के अलावा कौन मुझे आंसर देगा जीआईसी थराली में? मैम कौन कृष्ण आंसर विष्णु। करेगा? गुड मॉर्निंग जिसे मैम। आंसर करना है वो खुद बोलेगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। प्रिंस। अच्छा प्रिंस, ठीक है प्रिंस। प्रिंस, आप आज आंसर नहीं कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आया? मैम समझ आया, वो कर रहे थे आंसर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताइए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पाए जाते हैं? मैम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पानी, हवा और पर्यावरण में सभी जगह है। वेरी गुड, सभी जगह में पाया जाता है। बहुत सिंपल सा आंसर है। वेरी गुड प्रिंस, बैठिए। देखिए बहुत सिंपल सा आंसर था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सभी जगह पाए जा रहे हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते हों। तो आपने ये वाली लाइन नोट करनी है। ये वाली जो सेकंड लाइन है आपको ये नोट करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं। तो सारे बच्चे नोट कीजिए। चलिए, किसने नोट कर लिया? प्रवीण, आप लोग नोट कीजिए। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो हमारे चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हमारे बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमें क्या बताती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी कि सूक्ष्म जीव और हम। तो अगर हम देखें कि सूक्ष्म जीव और हम में क्या संबंध है, तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि चौबीसों घंटे हम जब जहाँ पे भी हैं, हम जैसी कंडीशन में भी हैं, जैसे इन्वायरमेंट में भी हैं, हमेशा हमारे चारों तरफ क्या होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा, हमें और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ तो रिलेशनशिप है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से हम क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसे होंगे जो हमें हेल्प कर रहे होंगे, कुछ ऐसे हैं जो हमें नुकसान प्रदान कर रहे होंगे। तो यही चीज हमें यहाँ पे बताई गई है। हमने क्या पढ़ा? हमने कहा इट इज टू बी noted that these microorganisms play a vital role in our lives, यानी कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Some of them may be beneficial to us, whereas some of them may have an adverse and harmful effect on us, यानी कि उनमें से कुछ हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जबकि उनमें से कुछ का हम पर प्रतिकूल और हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। ये बात हम बार बार कर रहे हैं, यही हम स्टार्टिंग से कहते चले आ रहे हैं। कुछ ऐसे होंगे जो हमें हेल्प कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हमें बीमार कर रहे होंगे। अब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है, अलग अलग कैटेगरी आपके पास आ गई है। हमारे पास बैक्टीरिया आ गया है, फंजाई आ गया है, प्रोटोजोआ और एल्गी हमारे पास आ गए हैं। देखते हैं कि इनमें से कौन हमें हेल्प करेंगे और कैसे हमें हेल्प करते हैं। अभी तक हम यही बात करते चले आ रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हेल्प कर रहे हैं। चलिए ये बात तो हम मानते हैं कि हमें बीमार करते हैं, जैसे कि हमें कोल्ड हो जाता है। तो कैसे कोल्ड होता है? वहां पे भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। ये बात हम समझते हैं कि हम बीमार पड़ते हैं तो वहां पे ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती हैं। अब बात ये करेंगे कि हेल्प कैसे करते होंगे। ऐसा क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्प कर रहे हैं वो भी इतने माइन्यूट से कि जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो आपके पास एक टेबल आती है, इस टेबल में आपको बताया गया है कि कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमें हेल्प करेंगे और कैसे वो हमें नुकसान करेंगे। पहला जो पॉइंट हमें बताता है कि क्या क्या यूज है माइक्रोब्स की हमारी बॉडी में, और दूसरा हमें बताते हैं कि क्या क्या वो हार्मफुल इम्पैक्ट है माइक्रोब्स का जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो पहली बात हमने क्या की है?
हमने क्या कहा, सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या यूज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। सबसे पहला यूज आपके पास क्या आ रहा है, आपने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। देखिए दही का जो निर्माण हो रहा है, ब्रेड और केक का जो निर्माण होता है, उसमें क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं। आपने सुना है कि दही का जो फॉर्मेशन होता है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, जीआईसी थैलाली। आपको पता है कि दही का निर्माण कैसे होता है, दूध से दही बनती है, ये हम सबको पता है ना। आप सबने दही खाई भी होगी। तो आप किसी को ये पता है कि दही कैसे बनती है? अगर पता है तो हाथ खड़े कीजिए, नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगी। चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए दूध से दही का जो निर्माण होता है वो ऐसे होता है जब वहां पे जीआईसी थैलाली, माइक ऑन कीजिए। मैम माइक ऑन दूध है को आपका? दही में, यस मैम। हाँ जी। मैम दही में लैक्टोबेसियल नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो दूध को दही में कन्वर्ट करने में हमारी मदद करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे प्रिंस, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो यानी कि प्रिंस को काफी हद तक पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारी लाइफ में क्या यूज है। वेरी गुड प्रिंस, बैठिए। देखिए मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपको बैक्टीरिया का नाम भी पता होगा। बैक्टीरिया का क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, है ना, या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो क्या होता है कि जो दूध है, दूध में जब हम रख देते हैं तो धीरे धीरे वहां पे क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हो जाते हैं, कुछ जीवाणु हो जाते हैं। अब बैक्टीरिया क्या करेंगे, उस दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सोचिए अगर बैक्टीरिया नहीं होता तो क्या हमें दही खाने को मिलती? नहीं मिलती, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम कह रहे हैं अगर बैक्टीरिया नहीं होगा तो दूध से दही का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो सबसे बड़ी हेल्प हमें यहाँ पे मिल गई है कि हमें एक और चीज खाने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे क्या थे, बैक्टीरिया थे। तो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया हमारे फ्रेंड हैं क्योंकि उन्होंने हमें दही खाने को दी है। ठीक है, पहला बेनिफिट हमें मिल गया है। लेकिन हमने क्या बात की, हमने कहा कुछ प्रोडक्ट जैसे अल्कोहल हो गया है, वाइन हो गया है, एसिटिक एसिड हो गया है, इनके निर्माण में भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन। हम मेडिसिन यूज करते हैं, है ना, और मेडिसिन कहाँ से बनी होती है, बहुत सारी क्या होते हैं, कभी कोई कोई किसी फंजाई से बना हुआ, कोई कवक से बना होगा। तो अलग अलग प्रकार के जो मेडिसिन है वहां पे भी माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके द्वारा हम क्या करते हैं, मेडिसिन का फॉर्मेशन करते हैं। वैसे ही हम वैक्सीन का फॉर्मेशन करेंगे। वैक्सीन आप सबने सुनी है, सबने सुनी है, आप में से वैक्सीन सबने ही सुना होगा, है ना। किसने नहीं सुना है वो हाथ खड़े कीजिए, जीआईसी थैलाली, जिसने नहीं सुना है। चलिए इसका मतलब आप सबने ही सुना है कि वैक्सीन किसे कहते हैं। आगे हम जानेंगे डिटेल में कि वैक्सीन क्यों लगाते हैं, वैक्सीन किसे कहते हैं, क्या फायदे होते हैं वैक्सीन के। और जो वैक्सीन हम लगाते हैं, कुछ ऐसा लिक्विड होता है जो हम अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं, उस लिक्विड में क्या होता है हम ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वैक्सीन के फॉर्मेशन में भी क्या होते हैं, जो माइक्रोब हैं उन्हीं का योगदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा क्लीनिंग अप इन्वायरमेंट। ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं। कैसे स्वच्छ बनाते होंगे, आपको कोई आइडिया है? जीआईसी थैलाली, आपको कोई आइडिया है कि कैसे जो माइक्रोब है वो हमारे इन्वायरमेंट को साफ बनाते होंगे? चलिए इस बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। देखिए हमने क्या बात की है, जीआईसी थैलाली। मैम वो डिकम्पोजर होते हैं। ओके, पहले मुझे अपना नाम बताइए। मैम मयंक चंदोला। मयंक, ओके मयंक, मयंक हम दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है कि जो माइक्रोब होते हैं वो डीकम्पोजर्स होते हैं। बहुत अच्छे जीआईसी थैलाली, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, बैठिए। तो आपने क्या कहा, आपने कहा जो माइक्रोब होते हैं वो क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं। डीकम्पोजर्स का क्या मतलब होता है, जो जैविक कचरा होता है उसे क्या करते हैं, उसका अपघटन करेंगे, उसे डिकम्पोज करेंगे। हमने देखा होगा कि जहाँ पे हम कचरा, प्रिंस बातें नहीं, आगे ध्यान दीजिए, बातें नहीं आपस में। ठीक है, हमने कहा कि अगर हम कहीं पे जैविक कचरे को इकट्ठा कर दें, धीरे धीरे हम देखेंगे वो जो कचरा है वो रिड्यूस होने लगता है। क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है। वो क्या कर रहे हैं, जो कचरा है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। और क्या हुआ फिर, वहां पे खाद का निर्माण हो गया, मेन्योर वहां पे बन गया है। तो हमें दोनों तरीके से क्या मिला, फायदा मिला। एक तो हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, साफ हो रहा है। दूसरा जो सॉइल है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ रही है।
ठीक है, यानी कि उपजाऊ क्षमता बढ़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट हमें यही बताया जा रहा है, हमने क्या कहा कि इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। कैसे बढ़ेगी सॉइल फर्टिलिटी? जब माइक्रोब ने क्या किया, जो कचरा था उसका अपघटन किया, और उसके अपघटन से क्या हुआ, यहाँ पे मेन्योर का फॉर्मेशन हुआ। मेन्योर का फॉर्मेशन हुआ तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई है। ये इतनी सारी चीजें हैं जहाँ पे कि हमें मदद मिलती है किससे? माइक्रोब से। अब अगर हम देखें कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रोब्स की, हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होते हैं, हमने कहा कॉज डिजीज इन प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। ये क्या करते हैं? सभी में बीमारियां उत्पन्न करते हैं, जैसे कि प्लांट में भी, एनिमल में भी और ह्यूमन बींग्स में भी, सबको ही बीमार करते हैं। सेकंड हमने क्या कहा? हमने कहा स्पॉइल फूड कॉज फूड पॉइजनिंग। अब क्या होता है, जैसे कि हम खाने को रखते हैं और काफी दिन तक हमने खाने को रख दिया है, हमने क्या कहा कि खाना जब हम रखते हैं काफी दिनों तक तो वो खराब हो जाता है। क्यों खराब होता है? क्योंकि वहां पे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि खाने को क्या कर देते हैं? खराब कर लेते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को हमने डिटेल में पढ़ना है कि कैसे कर्ड का फॉर्मेशन हुआ, कैसे कौन कौन सी बीमारियां जो माइक्रोब हैं वो उत्पन्न कर रहे होते हैं। उससे पहले आपने क्या करना है? इस टेबल को नोट करना है, तो सारे बच्चे से नोट कीजिए। ये टेबल सबको नोट करनी है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैं ये टेबल ही आपसे पूछूंगी। तो जिसने नोट किया होगा वो आंसर दे देगा, जिसने नहीं किया होगा वो आंसर नहीं दे सकता है। तो क्लास आज हमने जाना कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या हार्मफुल इम्पैक्ट होते हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये जो टेबल है, हम इसे डिस्कस करेंगे, डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये हम करेंगे जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।